हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चालू था वो चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर का नाम था मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिजिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर चालू था चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारा यह चैप्टर चालू था। हम यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग या एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो मेजरमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर जाने वाला है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, we can say that accuracy and precision of measurement. Accuracy and precision of measurement. तो यहाँ पे देखो कि accuracy and precision, यदि हम सिर्फ इन दोनों वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, we can find out both the words are similar to the each other. Both the words are the similar to the each other. हम यहाँ पे बोले कि आप बहुत ही एक्यूरेट हो या फिर मैं बोलूँ कि आप बहुत ही प्रिसाइज हो, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि सर डिफरेंस ऐसा कुछ है ही नहीं, बोथ आर इक्वल। जब आप बचपन में आपके इंग्लिश के सर ने बताया होगा कि यू आर टू मच एक्यूरेट एंड यू आर टू मच प्रिसाइज, तो ये दोनों वर्ड को हम एक जैसा ही समझते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमने लिखा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन लिखा है, हमने ऐसा लिखा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन। यहाँ पे शब्द के ऊपर फोकस कीजिए कि मेजरमेंट एक्यूरेट है एंड मेजरमेंट अपना प्रिसाइज है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस वर्ड? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को समझने के लिए हम बात करते हैं। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ और इस एग्जांपल के माध्यम से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के फंडे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 दोस्त हो, ठीक है, आप 4 फ्रेंड्स थे। हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे ओके दोस्त थे वहां पे A B C D, 4 दोस्त थे, A B C D उनका नाम था। यानी कि अभी हमने यानी कि हमने इन सभी को ऐसा बोला कि हमें हमारे सामने एक रूम है और उसका हमें मेजरमेंट लेना है। ओके मान लो कि अपना जो रूम है उसकी हमें यहाँ पे विड्थ मेजर करनी है, या मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई जो बोर्ड आपको दिखाई देता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आप बोर्ड की लेंथ मेजर कीजिए। तो A नाम का लड़का आता है और सबसे पहले बोलता है कि सर मैंने इसका मेजरमेंट लिया, ये जो बोर्ड है ना सर वो 25 मीटर का है। वो क्या बोलता है, ये बोर्ड 25 मीटर का है। चलो वो बोलता है कि 5 मीटर का बोर्ड है। बी नाम का लड़का आके मुझे बोलता है कि नहीं सर मैंने जब इसको मेजर किया ये बोर्ड है 6.5 मीटर का। कितना है, 6.5 मीटर का। सी नाम का लड़का आके मुझे बोलता है नहीं सर ये दोनों के दोनों गलत है, बोर्ड है वहां पे 7.56 मीटर। 7.56 मीटर क्या उसका लेंथ है। और डी नाम का बोलता है सर सबके सब गलत है, मैंने बोर्ड मेजर किया वो है 8.7543 मीटर। तो देखने वाली बात है यहाँ पे सभी लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिया हुआ है। ओके तो इन सभी में कौन एक्यूरेट है? इन भाई साहब का कहना है कि 5 मीटर है, इसका बोलना है कि 6.5 मीटर है, इसका कहना है कि 7.56 मीटर है, एंड डी का तो कहना है सर मैं बताता हूँ 8.7543 मीटर है। तो इन सभी में ज्यादा एक्यूरेट कौन है? तो बच्चे बताए क्या आंसर देते हैं, आपके दिमाग में यही होगा सर डी इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसने क्या किया, उसने हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक यानी कि बहुत ही डिटेल में जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसने हमें आंसर दिया। तो हमारे दिमाग में यही होता है कि भाई डी इज व्हाट, डी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एक्यूरेसी के लिए आप डी सही ही है ऐसा आप नहीं बोल सकते। एक बच्चे मेरे पास आए और मैंने उनको ऐसा बोला कि भाई आपने सभी ने बोर्ड जो मेजर किया आपने अलग अलग हमें आंसर बताए, बट जो सही आंसर था यानी कि ट्रू लेंथ, और मान लो कि मैं ऐसा हूं कि ट्रू वैल्यू उसकी जो थी, ओके सही आंसर हमारा जो था वो हकीकत में था 4.7 मीटर। अभी आप मुझे बताइए कि कौन सबसे ज्यादा नजदीक है 4.7 के? आप बोलेंगे सर ए सबसे नजदीक है, तो ए के मेजरमेंट को एक्यूरेट मेजरमेंट बोला जाता है। यानी कि हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के साथ हमारा जो आंसर है, यानी कि हम मेजर हाउ क्लोज द ट्रू वैल्यू,
हमारा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है उसको एक्यूरेट बोला जाता है। यदि मैं बोल देता कि भाई अपना जो ट्रू वैल्यू है वो है 7 मीटर, वो कितना है 7 मीटर, तो बताओ सबसे नजदीक कौन होता? बी सॉरी सी वाला होता। इसे 7.56 बोला था ना, सो ए सबसे नजदीक बन जाता। यदि मैं बोलता कि भाई सही आंसर हमारा 9 मीटर है, तो सबसे नजदीक आंसर किसका है? डी वाले का। तो डी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं। यानी कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द एक्यूरेट मेजरमेंट। समझ गए? आई होप सो कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको एक्यूरेसी बोली जाती है। तो प्रिसिजन किसको बोलते हैं? प्रिसिजन किसको बोलते हैं? एक्यूरेसी में क्या होता है? एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि आपका मेजरमेंट ट्रू मेजरमेंट के कितने नजदीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट। बट व्हाट अबाउट द प्रिसिजन? तो प्रिसिजन में होता है एट विच रिजोल्यूशन, कितने रिजोल्यूशन के साथ आपने आंसर दिया। तो रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है कितने पॉइंट, जितने सबसे ज्यादा पॉइंट बोले वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पे उसने पॉइंट नहीं बोला, इसने पॉइंट के बाद एक डिजिट बोला, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो डी को बोला जाता है मोर प्रिसाइज। इस केस में क्या बोलेंगे? डी वहां पे क्या है? प्रिसाइज है। आई होप सो कि अभी आप समझ गए होंगे डी वहां पे सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। एंड ट्रू वैल्यू के ऊपर से पता चलता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट किसका है। तो एक्यूरेसी के लिए हमें ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए एंड प्रिसिजन के लिए हमें वो देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो चलो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखा जाता है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, आप सब लिखिए हमारे साथ साथ, यहां पे लिखिए द एक्यूरेसी ऑफ अ measurement, the accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value, with the true value of measurement is called accuracy. So accuracy कैसे डिसाइड की जाती है कि how close the measured value with the true value of the measurement, मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू है, जो सही आंसर है उसके कितने नजदीक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्यूरेसी बोली जाती है। तो प्रिसिजन किसको बोलते हैं? प्रिसिजन tells us to what resolution or limit the quantity is measured, what resolution और क्वांटिटी इज मेजर, यानी कि कितने रिजोल्यूशन के साथ या कितने लिमिट के साथ क्वांटिटी को मेजर किया गया है वो हमें पता चलता है प्रिसीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जो ज्यादातर टेक्स्ट बुक के अंदर होता है, ज्यादातर टीचर्स वही बताते हैं, वो होता है दादाजी की घड़ी। यदि आप बचपन में पढ़े होंगे तो आपके सर लोगों ने आपको इसके ऊपर से शायद बताया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मान लो कि एक वॉच है ना, पुरानी वॉच आती थी वैसे एक वॉच है। चलो एक पुरानी वॉच ऐसे ही होती थी। इस वॉच के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ पे 12 लिखा होता था, यहाँ पे 6 होता था, 3 होता था, यहाँ पे 9 होता था। ठीक है, इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई। इस घड़ी के अंदर मान लो बताओ यहाँ पे 2 ही नीडल है, वहां पे एक ऐसा है दिस वन एंड एक छोटा वाला। और चलो ऐसा तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि तो कितना टाइम हुआ है आप बोलेंगे सर एक घड़ी तो टाइम लिखा दिए, वो बता दिए 3 बज के कितने मिनट हुए? 5 मिनट, है ना, 3 बज के 5 मिनट हो गए। ये घड़ी आपको ऐसा आंसर दिखा दिए। अच्छा, इसमें आपको सेकंड पता चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वहां पे क्या बनाया हुआ है, 2 यूनिट बनाया हुआ है। एक वहां पे बनाया हुआ है आवर का, एक बनाया हुआ है मिनट का। इसमें सेकंड की नीडल कहीं पे नहीं दिखाई जाती। तो
तो यहाँ पे आप 3:05 बोल सकते हो। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो 3:06, तो 3:05 और 3:06 के बीच में आपको कोई भी पता नहीं चलेगा कि कितनी सेकंड हुई है बाय दिस क्लॉक। बट आपने डिजिटल क्लॉक देखी होगी, वो थोड़ी सी ऐसे होती है। आई होप सो कि आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं शॉप के अंदर देखा होगा। ओके, तो एक यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सपोज टाइम ऐसे दिखाता है कि 3:12 और 5 सेकंड। तो ये जो सेकंड का होता है ना, वो चलता ही जाता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलता ही जाता है। तो ये जो घड़ी है यानी कि डिजिटल क्लॉक, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक हमने यहाँ पे जो बनाया, तो डिजिटल क्लॉक क्या होता है? डिजिटल क्लॉक में सेकंड तक का आपको रिजोल्यूशन मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है? डिजिटल क्लॉक है। बट एक्यूरेट कौन है? तो आप बोलेंगे सर सही आंसर बताओ। यदि मैं बोलूं कि सच में हुआ है 3:04, तो आप क्या बोलेंगे? या इसका आंसर सही है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट हुई, ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता। ये जो घड़ी वो टाइम पे चलती थी, सही हुआ था 3:04, इसे 3:05 दिखा दिया। तो ये जो घड़ी है, घड़ी नंबर 1, यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो ज्यादा एक्यूरेट है एंड ये ज्यादा प्रिसाइज है। तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो एक्यूरेसी और प्रिसिजन के ऊपर था। अभी मैं आपको एक लास्ट यहाँ पे चीज बताऊंगा। मेजरमेंट के अंदर हमें कैसा मेजरमेंट चाहिए? हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए बताइए? तो हम बोलेंगे हमें मेजरमेंट चाहिए एक्यूरेट पहले, तो है ना, हमें कैसा चाहिए? एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। पहले सही आंसर होगा तब जाके प्रिसाइज का वैल्यू ना, आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट बोलो लेकिन आपका आंसर ही सही ना हो तो हमें चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए 4 टॉपिक्स यानी कि मेनली 4 फंडामेंटल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहला होता है स्किल ऑफ पर्सन, जो भाई मेजरमेंट लेता है ना, जो बंदा मेजरमेंट लेता है उसकी स्किल इंपॉर्टेंट है। यदि उसके पास स्किल नहीं है, उसको आता ही नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट करता है तो मेजरमेंट नहीं ले सकता। यानी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। स्किल ऑफ पर्सन डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करता है उसके पास स्किल चाहिए। दूसरा वहां पे क्या चाहिए हमें? मान लो कि उसके पास स्किल है बट इंस्ट्रूमेंट गलत है। तो इंस्ट्रूमेंट मान लो कि डॉक्टर है, मान लो कि कोई ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहता है, आप या मैं, हमको पता है कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो ये गलत है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे पास स्किल नहीं है। तो पहले तो आपके पास स्किल होना चाहिए कि कोई भी चीज को मेजर कैसे करते हैं। मान लो कि आप डॉक्टर हो, आपके पास स्किल है यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, लेकिन आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत है, इंस्ट्रूमेंट सही आंसर नहीं देता, वो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? सही भी इंपॉर्टेंट है। सो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन यदि हम बात करते हैं, पहला में क्या चाहिए? स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। मान लो कि आपके पास स्किल भी है, आपका इंस्ट्रूमेंट भी सही आंसर दिखाता है, लेकिन आपकी मेथड सही है, यानी कि मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आप बोलेंगे सर हम ये नहीं समझे मेथड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मान लो कि आप डॉक्टर हो, आपको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने के आप क्या करते हो? थर्मोमीटर का यूज करते हो। तो आपके पास स्किल है, हकीकत में आप पढ़े हो कि आपके पास नॉलेज था कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, आपके पास पूरा नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट पक्का सही है। बट मान लो कि आप जल्दबाजी में थे एंड आपने क्या करता है कि थर्मोमीटर को मुंह में यहाँ पे नीचे रखा जाता है एंड उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि भाई बस 10 सेकंड 20 सेकंड तक मुंह के नीचे आपको यानी कि जीभ के नीचे यहाँ पे उसको रखना चाहिए। बट आप जल्दबाजी में आपने ऐसा किया, निकाल दिया, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपकी मेथड गलत है। भले आप में स्किल है, सब कुछ है, लेकिन मेजरमेंट की जो मेथड दी है वो मेथड गलत है, तो भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाएगा। एंड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट द मेथड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट टॉपिक इज external and internal factors। तो इस चीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है। सिर्फ आपको इतना बता दूं आज कि मान लो कि गर्मी की सीजन है ना, बहुत ही समझने वाली बात है बेटे बच्चों, समझना कि गर्मी की सीजन में आपको बोलूं कि 2 बजे आपको टेम्परेचर मेजर करना है। सीधी सी बात है कि समर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? समर के अंदर टेम्परेचर होता है 42 या 45 डिग्री सेल्सियस। आपके पास
स्किल थी, आपके पास इंस्ट्रूमेंट सही था, आपको मेथड भी पता थी, लेकिन आप बाहर गए टेम्परेचर मेजर करने के लिए और उस दिन बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से टेम्परेचर सीधा डाउन हो गया, तो एंड वहां पे आपको टेम्परेचर मिला 27 डिग्री सेल्सियस, जो हकीकत में गलत है, समय में उतना टेम्परेचर होता नहीं है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स यदि अफेक्ट कर देंगे तो भी मेजरमेंट ठीक से नहीं मिल पाएगा। इंटरनल फैक्टर में आता है पर्सनल एरर्स। मान लो कि आप अपने चश्मे भूल गए हो एंड देखने में गड़बड़ी हो गई, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर्स। आपका इंटरनल आपने गड़बड़ी किया हुआ है, अंडरस्टैंड। तो ये चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आपको ये चारों के चारों लिखना है, उसको समझाना है। तो आज के लेक्चर्स में हमने एक्यूरेसी पढ़ी, प्रिसिजन पढ़ा एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए हमने वो फाइंड आउट किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। यदि कोई मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है तो क्या किया जा सकता है, क्या उसका रास्ता है, टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर कौन सी मेथड यूज होती है, वो सब हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू बी प्रेजेंट इन द लेक्चर।